मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में गुफ्तगू करूँगा। उर्दू फ़िक्शन में कुर्रतुल ऐन हैदर की शख्सियत एक मीनार नूर की है, जिसकी अदबी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई है। यकीनन वो उर्दू अदब की मुनफरिद और अज़ीमुल मर्तबत अदीबा हैं। नावल के मैदान में तो वो यगाना रोज़गार हैं, लेकिन इनके अफ़साने भी गिराकद्र हैं। इससे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता है। हालांकि नाक़िदीन अदब ने जितनी तवज्जो उनके नावलों की तरफ दी है, उतनी अफ़सानों की तरफ नहीं। इसका मलाल ख़ुद उन्हें भी था। मैं और मेरा फ़न में इस ज़िम्न में उन्होंने तहरीर किया है। हमारे फ़िक्शन के नाक़िदीन नाचीज़ के नावलों के बारे में तो लिख लेते हैं, लेकिन अफ़सानों को उन्होंने तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है। उर्दू दुनिया, अक्टूबर 2007। काबिल ज़िक्र अम्र यह है कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अदबी सफ़र की इब्तिदा अफ़साना नवीसी से की थी। नंद किशोर विक्रम के मुताबिक उन्होंने अपनी पहली कहानी सिर्फ 6 साल की उम्र में लिखी, लेकिन वो कहीं छपी नहीं। उनकी पहली कहानी बी चूहिया हफ्तावार रिसाला फूल में शाये हुई, और ये बातें लाहौर के मशहूर रिसाले हुमायूं में शाये हुई, लेकिन उन कहानियों की सन अशात का पता नहीं है। इनका पहला अफसाना इसकी सन इशाअत का पता चलता है गलत स्टेशन। ये अफसाना नवंबर 1930 में शाये हुआ। दूसरा मुजरिम के नाम से 1933 महानामा तहज़ीब निस्वा में छपा। कुर्रतुल ऐन हैदर ने तरक्की पसंद तहरीक से बेशतर कहानी लिखना शुरू कर दिया। आज़ादी से पहले उनके अफसानों का मजमुआ सितारों से आगे मंजर आम पर आ चुका था। इस मजमुए की इशाअत अव्वल के मुतालिक इख्तलाफ है। कुर्रतुल ऐन हैदर अपने अदबी सफ़र में खूब से खूब तर की तरफ बढ़ती गईं। ऐसा मालूम होता है कि सारी कहानियाँ बस आइनी के ख़ानदान की तस्वीर हैं। इनके जज्बात और जुज़ियात हकीकत हाल के मुताबिक है। इनके किरदार अर्ज़ी हैं, फ़र्ज़ी नहीं हैं। इनके अफ़सानों में इन मकामात का ज़िक्र है। उन्होंने उर्दू की तहज़ीब को बहुत करीब से देखा है। इनके अफ़सानों में तारीख़ कदीम व जदीद पाई जाती है। उन्होंने फ़न मौसीकी का भी सहारा लिया है। कहीं कहीं दीगर उलूम की इस्तिलाहात भारी पड़ती हैं। आज हम उनके एक अहम तरीन मजमुआ, जिसका नाम है जुगनुओं की दुनिया, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और ये कहानी बच्चों के मुताल्लिक़ है कि बच्चों का मासूम जहन क्या क्या सोचता है। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप इसे समाअत फरमाएँ। बीकट हाउस अल्मोड़ा के बरामदे पर चुरा कर खाने के लिए मिसाली खट्टे अंगूरों की बेल फैली हुई थी। बरामदे के नीचे एक घना दरख्त खड़ा था। लान के सरसब्ज ढलान के नीचे माल रोड थी। उससे नीचे बलखाती सड़क पर मोटरें और लारियां खिलौनों की तरह रेंगती नज़र आती थीं। जिस रोज़ हम लोग बीकट हाउस पहुँचे, टांग पर पट्टी बांधे अच्छू बच्चों के कमरे में सफ़ेद पलंगड़ी पर ठाठ से बैठी थी। उसने बड़े रौब से मुझे मुखातब किया, जनाब हम इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरे थे, गिरते गिरते हम एक खौफनाक चट्टान पर पहुँचे। अच्छू ने जो किस्सा सुनाया उससे गुमान हो सकता था वो नंदी देवी से गिरी थी। अब वो 1 महीने तक पलंग पर चढ़ी सब पर हुक्म चला रही थी और अपने हादसे की वजह से बेहद अहम हो चुकी थी और अपने घुंघरियाले बाल झटक कर खूब हंसती थी। चच्ची वहीद कुछ अरसा के लिए नठौर गई हुई थी। बीकट हाउस पर लड़कियों की अमलदारी थी। सबसे बड़ी उज़रा आपा मैट्रिक की तैयारी कर रही थीं। हुमैरा आपा और जहरा आपा भी मास्टर साहब पढ़ाने आते थे उनको। अच्छे भाई स्कूल में दाखिल थे। अच्छू और पारे घर पर मास्टर साहब से पढ़ते थे। हमारे ताया ज़ाद भाई इम्तियाज़ हैदर कलकत्ता से आए हुए थे और अब्बा जान वगैरह की चचाजाद बहन फूफी अप्पी घर की देखभाल करती थी। बीकट हाउस
कुमायूं के मशहूर अंग्रेज़ की बनाई हुई कोठी थी। शाम को उजरा आपा मुझसे कहा, अगर आप दोपहर को अच्छू पारे के साथ बैठकर कायदा पढ़ेंगी तो रोज़ रात को परी आकर एक चॉकलेट आपके तकिए के नीचे रख जाया करेगी। अच्छू पारे जब अच्छे काम करते हैं तो वो उन्हें भी इनाम देती है। सुबह को चॉकलेट मेरे तकिए के नीचे मौजूद थी। दोपहर को मास्टर साहब के जाने के बाद उनके शागिर्दाने रशीद दरख्त पर चढ़कर मुताला करते। अक्सर दोपहर को इम्तियाज़ भाई दूसरे बरामदे में ग्रामोफोन बजाते और बड़े इन्माक से एक रिकॉर्ड सुना करते हैं। बुलबुले नाशाद ने कुछ इस तरह फरियाद की, बुलबुले नाशाद ने कुछ इस तरह फरियाद की, रोते रोते हिचकियाँ बन गई सयाद की। मेहमान नीचे वापस जाते तो इम्तियाज़ भाई, अच्छे भाई और फूफी अप्पी के बेटे भाई बहाउद्दीन एक सुर्ख रंग पलंगपोश से बांधकर माल के रुख वाले बरामदे की सीढ़ियों पर खड़े हो जाते। मेहमानों की मोटर या लारी दूर नशेबी रास्ते पर से गुजरती दिखाई देती। इस वक्त ये अलविदाई परचम लहराया जाता। एक रोज़ पारे मियाँ घास में बड़े गौर से कुछ तलाश कर रहे थे। क्या चीज़ है, मैंने इश्तियाक से पूछा। परी कुंडल ढूंढ रहे हैं। वो क्या होता है? रात को जो परी आती है उसके कदमों के निशान जिस जगह पड़े वहाँ शबनम नहीं गिरती। आपको कैसे मालूम? उजरा आपा ने बताया। मैं भी फ़ौरन परी कुंडल की तलाश में जुट गई। फहमीदा की छोटी बहन जुलेखा इतनी छोटी थी कि उसे महज छोटी ही कहा जाता था। दोनों फूफी अप्पी की लड़कियां थीं। इस वक्त जुम्मन आपा और भाई बहाउद्दीन छोटी को एक टोकरी में डाले बरामदे में टोकरी घसीटते फिर रहे थे। दफतन भाई बहाउद्दीन गायब हो गए। वो दोपहर भाई बहाउद्दीन ने अपने कमरे के दरवाजे अंदर से बंद करके किसी पुरस्कार मसरूफियत में गुजारी। शाम के वक्त बरामदे में अंगूर की बेल के नीचे कार्डबोर्ड की नन्ही सी गाड़ी नज़र आई जो संदरेला की बिल्लौरी कोच के नमूने पर बड़ी कारीगरी से बनाई गई थी। गाड़ी में 2 मेंढक जुते थे जो बदमिजाजी से उसे घसीटे हुए इधर उधर फुदक रहे थे। जल्दी से अंदर आ जाइए, उजरा आपा ने आवाज़ दी। क्यों, ये गाड़ी किसकी है? परी आई थी, जवाब मिला। मगर कायदा ये है कि किसी आदमजात को परी की गाड़ी नज़र आ जाए तो इसमें जुते हुए लाल फ़ौरन मेंढक बन जाते हैं। क्या इस वक्त भी वो गाड़ी में बैठी है? मैंने दरियाफ्त किया। बिल्कुल करीब, हरगिज़ मत जाइए, अच्छे भाई ने जवाब दिया। परी पारे मियाँ डपट कर ललकारे। क्या हो रहा है? अच्छू ने अंदर से पुकारा। आपा अच्छू, मैं इसे बड़े अदब से बाज़ाब्ता आपा अच्छू कहती थी। परी बरामदे में बैठी है, इसकी कोच के घोड़े मेंढक बन गए हैं। कहाँ? अच्छे पलंगड़ी से उतरकर दरीचे में आई। फहमीदा अपना लंबा फ्राक पहने हुए छोटे कदम रखती उसके पीछे पीछे चली। हम तीनों ने बाहर झांका। गाड़ी गायब हो चुकी थी। बड़ी बहन भाई भी गायब थे। गप, अच्छू ने गुस्से से कहा और जाकर अपनी पलंगड़ी पर बैठ गई। 2 रोज़ बाद उसे चलने फिरने की इजाज़त मिलने वाली थी। टिंकर टेकर सोल्जर सेलर अच्छू ताश के पत्ते बांटना शुरू करती है। हर पत्ते पर मस्खरी तस्वीरें बनी थीं। ये शायद हैप्पी फैमिली कार्ड कहलाते थे। फिर खेल अधूरा छोड़कर अच्छू अचानक अव्वल भला भाई अव्वल भला, सब में कद्दू गोल भला का नारा लगाती। दुनिया की हर चीज़ बहुत फरहत बख्श थी। बात का हर जुमला अमूमन इस तरह शुरू होता, ओफो इतना मज़ा आया, क्या हो रहा है? कोई बड़ा पूछता। मज़े। जब बादल कमरों में घुस आते तब भी बड़ा मज़ा आता। बड़ा मज़ा एक साथ और मुतशद्दिद अदा किया जाता ताकि इसकी अहमियत पूरी तरह वाज़ेह हो सके। कभी कभी जुम्मन आपा मुझे गैलरी की दीवारों पर में नस्ब टेलीफोन के ऊंचे तख्ते पर चढ़ाकर खुद जुगनू जमा करने बाग चली जाती। कुछ देर बाद खिलखिलाकर हंसती वापस आती। इनके चुने हुए दुपट्टे में जुगनू टिमटिमाते। वो जुगनुओं की दुनिया थी। एक शाम मास्टर साहब का दिया हुआ सबक याद न करने की वजह से इत्तला मिली कि परी खफा हो गई है। अच्छू पारे अपने अपने सबक फर याद करने के बाद मुझे जलाने के लिए नवाबों की तरह आंखें बंद किए अपने बिस्तरों पर लेटे पाँव हिला रहे थे। अचानक अच्छू ने करवट बदल कर एक आँख खोल कर ज़ोर से कहा, सलाम अलैकुम। पारे ने इसकी तकलीद की, सलाम अलैकुम परी। फिर अच्छू उछल कर पलंग पर उखड़ू बैठ गई और तकिया उठाया जिसके नीचे टॉफ़ी का पूरा डिब्बा मौजूद था। मैंने फ़ौरन अपने तकिए के नीचे देखा, वहाँ कुछ न था। मैंने बड़े दुख से रोना शुरू कर दिया।
फिर जल्दी से आंसू पोंछकर अच्छू से दरियाफ्त किया, कैसी थी परी? बहुत खूबसूरत। क्या पहने थी? साड़ी। साड़ी में उड़ती कैसे होगी? पर जो है। टाफ़ी नहीं, टाफ़ी हमें भी दे दीजिए आपा। अच्छू, आपा ने मना किया है। आपने पहाड़ा याद नहीं किया। पारे मियाँ तो पूरा शिकवा हिफ्ज कर रहे हैं। पारे मियाँ फौरन अपने पलंग पर कूद कर गरजे, और जनाब वो शमा उजाला जिसने किया। दरवाजे में से फूफी अप्पी ने झांका, शू शू, रात हो गई, सो जाओ। फिर तीनों अपने लिहाफों में घुस गए। आतिशदान के शोलों में तरह तरह की शक्लें बनाई। चंद मिनट बाद अच्छू ने चुपके से आवाज़ दी, हम बेहतरीन खरगोश बना रहे हैं। इसने हाथों की परछाई से दीवार पर खरगोश बनाया। अब बत्तख, अब कुत्ता। पारे मियाँ ने इत्तला दी। मैं भी गर्मजोशी से उठ बैठी और इस अहम काम में मसरूफ़ हो गई। सुबह को मैंने इत्तला दी, अच्छा देखा जाएगा। वो कैसा होता है? मैंने इस्तफसार किया। आपने देखा आपा? अच्छू, जनाब। अच्छू ने रोप डाला। रात को खाने की मेज़ पर से एक बैक उड़कर पारे मियाँ ड्राइंग रूम की सिमत भागे, जहाँ चचा जान के एक दोस्त प्रोजेक्टर लगाने में मशगूल थे। फिर पर्दे गिराकर रोशनियाँ बुझाई गईं और अंग्रेज़ों की तस्वीरें दीवारों पर उछलने कूदने लगीं। सबने पूरा पाई हेट लगा रखे थे, उधर फुदकते फिर रहे थे। एक खुले दरीचे में से चांद झांकने लगा। बाहर पहाड़ों पर बड़ा सन्नाटा तारी था। रात को चांद बहुत बड़ा और बहुत पीला और बहुत सर्द मालूम होता था। रात हिमालय की चोटी पर बैठी बूढ़ी जोगन बर्फ़ के टुकड़ों जैसे तारों की माला जपती थी, और दूर जागेश्वर के कदीम तारीख मंदिरों में दिए टिमटिमाते थे। पहाड़ियाँ जादू की जड़ी बूटियों से महका करती थीं। इस खुनक और खुशगवार शांत दुनिया में सिर्फ फूलों, तरोताज़ा फूलों, परियों और इंसानों की तरह बातें करने वाले जानवरों की अमलदारी थी। रात को चोर चोर खेलते हुए अच्छू घास के डंठल की तलवार मुझे देखकर किसी दरीचे में खड़ा कर देती। बाहर अंधेरे में जो सुर्ख ज़बानें निकाले खड़े थे और सुर्ख पंखुड़ियों वाले फूल चोरों की ज़बानें थीं। बच्चों का तखय्युल अछूता, खूबसूरत और अनोखा होता है, मगर हमारे लिए ये हमारा तखय्युल थोड़ा ही था, हकीकत थी। एक रोज़ हंसमुख और शगुफ्ता मिजाज चचा जान ने कचहरी से वापस आकर अम्मा से कहा, शाहजहांपुर से भाईजान ने इत्तला भिजवाई है, इनका तबादला इटावा हो गया है। आज कल में ख़त भी आता होगा। जब हम लोग देहरादून रवाना हुए और हमारी लारी बल खाते रास्तों से उतरती नशेब की तरफ जा रही थी, इस वक्त दूर चीड़ के दरख्तों से ढकी एक पहाड़ी पर सुर्ख पलंगपोश का परचम लहरा रहा था। फिर वो परचम रफ्ता रफ्ता एक नुक्ते में तब्दील होकर आंखों से ओझल हो गया। बिकट हाउस में अब उत्तर प्रदेश की नेशनल कैडेट कोर हेडक्वार्टर्स हैं। इसके बरामदे जाली से ढक दिए गए हैं। सामने जीप गाड़ियां खड़ी रहती हैं। बरसाती और पिछला हिस्सा शिकस्ता हो गया है। बिजली पहाड़ी पर फौजी जवान नहाने धोने में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन अब आप यकीन फरमाइए, इस बेलौग अबू दुनिया में एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है जब जुगनुओं की रोशनी में इस कोठी के अंदर परी आया करती थी, जिसकी गाड़ी में मेंढक जुते थे, और रात को चोर ज़बानें निकाल कर फूलों की झाड़ियों की सूरत में खड़े रहते थे। और जानना चाहिए कि बचपन की मासूमियत जुगनू की रोशनी की मानिंद टिमटिमा कर इस तरह गायब हो जाती है जैसे वो ज़माना कभी था ही नहीं। लेकिन वो बच्चे अंगूरों की बेल में छुपी इस कोठी में शायद इस तरह कह लगा रहे हैं, क्योंकि वक्त एक ऐसी लौह महफूज है जिस पर वक्त का कोई असर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।